आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के विषय में। हालांकि हमने 27 जुलाई को जब इसका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद हमने एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके पीएचडी हेतु आवेदन इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से मांगे जा रहे हैं। कब से मांगे जा रहे हैं? 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है, तब उस समय इसका यूनिवर्सिटी ने क्या है, कोई ऑफिशियल फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं कराया था। तो जब आज वेबसाइट पे देखा तो ये फॉर्मेट वहाँ पर उपलब्ध है। तो आज की जो चर्चा होगी वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में किस तरीके से आपको पीएचडी में आवेदन करना है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, है ना, क्या अहर्ताएँ रहेंगी, क्या नियम रहेंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, और जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, है ना, कि कौन कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा, ये सारी बातें क्या है इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, ये आपकी शोध यानी पीएचडी प्रवेश सूचना ब्यूरो का है, यानी कि ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है कैसे आपको क्या है आवेदन करने हैं। ठीक है, और क्या क्या अहर्ताएं आपको माननी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये आपको दी हुई है, आप देख लीजिए। इसके साथ देखिए आपको ऑनलाइन कैसे करना है, तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई ऑनलाइन की वेबसाइट आपको दे दी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करें कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब एक न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति निकली थी तो उसमें सीधे सीधे बताया गया था कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक क्या है आपके पीएचडी के आवेदन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो वही बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि कब है आपकी? 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट थी ऊपर बताई है ना, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो भी लिंक ऊपर दी हुई है इस वीडियो में, एक बार आप देख लीजिए। ये रही है ना ऑफिशियल वेबसाइट, ये है, और आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट ये है। ठीक, अब चलते हैं कि आपको कितनी फीस लग रही है आपकी। ठीक है, तो इसमें आपको बता ही दिया कि आपकी प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि होगी वो क्या होगी आपकी 31 अगस्त होगी। ठीक, इसके साथ देखिए अगर हम बात करें कि आपकी जो आवेदन किया जाएगा उसकी जो प्रवेश परीक्षा का शुल्क है वो कितना लिया जाएगा आपसे, तो बात करें सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी हेतु आपका आवेदन शुल्क कितना है? 850। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी होते तो कितना है आपका? 750। तो देखिए इस विश्वविद्यालय में आपने एक चीज़ देखी होगी, और विश्वविद्यालय की अपेक्षा जो आपका आवेदन शुल्क है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि जनरल कैटेगरी में आपको कितनी आवेदन शुल्क देना है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में कितना देना है, ये सारी बातें। अब चलते हैं कि आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में आपके कितने सब्जेक्ट में पीएचडी देखने को मिल रही है, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें क्या है आपकी पीएचडी होगी, है ना, और किन सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सत्र 2023-24 हेतु अधोलिखित विषयों में शोध प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसकी सूचना आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है। उसी में देख लेते हैं सबसे पहले शोध विषय, यानी कि कौन कौन से विषय हैं और किन में कितनी सीटें हैं। सबसे पहले आपका विषय आ रहा है अंग्रेजी। तो देखिए अंग्रेजी जो है इसमें आपको कितनी सीटें देखने को मिल रही हैं? 60 सीटें हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपको कितनी सीटें देखने को मिल रही हैं? 37 सीटें। कितनी सीटें हैं आपकी हिंदी में? 37। ठीक है, संस्कृत में अगर बात करें, संस्कृत में कितनी सीटें देखने को मिल रही हैं आपको? 121। ठीक, वहीं इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको 10 सीटें देखने को मिल रही हैं।
ठीक है। वहीं अगर बात करें प्राचीन इतिहास, तो देखिए यहाँ पे हालांकि सीट दी नहीं गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या है, सीट को आगे बढ़ा सकती है, कोई भी सीट इसमें दे सकती है, ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास, इसमें भी कोई सीट का भी ब्यौरा दिया नहीं गया है। आगे ये सीटें यूनिवर्सिटी अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है। दर्शन शास्त्र में अगर बात करें 21 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में आपकी 57 सीटें हैं, समाजशास्त्र में देखें 110 सीटें हैं, राजनीति विज्ञान में आपकी कितनी सीटें हैं, 54 सीटें हैं, ठीक। वहीं हम बात करें मनोविज्ञान में, तो देखिए मनोविज्ञान में आपकी कितनी सीटें हैं, 49 सीटें हैं, ठीक है, 49 सीटें हैं। कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में कितनी है, 21 सीटें हैं। प्रबंध शास्त्र में अभी कोई सीटों का ब्यौरा दिया नहीं गया है। एजुकेशन में बात करें 60 सीट देखने को आपको यहाँ पे मिल रही हैं, और फिजिकल एजुकेशन में 20 सीटें हैं। लॉ में आपकी 12 सीटें हैं। वही बात करें मंच कला गायन की, इसमें आपकी कितनी सीटें हैं, 28 सीटें। ज्योग्राफी में आपको 10 सीटें हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में कितनी हैं आपकी, 10 सीटें हैं। वहीं केमिस्ट्री की बात करें, उसमें कितनी सीटें आपको देखने को मिल रही हैं, 20 सीटें। कितनी सीटें, 20 सीटें। और फिजिक्स की बात करें 15 सीटें, ठीक है। वहीं आप चलते हैं मैथ पे, तो मैथ में कितनी सीटें दिख रही हैं आपको, 6 सीटें, ठीक है। सांख्यिकी में आपको 10 सीटें देखने को मिल रही हैं। प्राणी विज्ञान में 15 हैं, वनस्पति विज्ञान में 20 सीटें हैं, और गृह विज्ञान में आपकी 10 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में आपकी कितनी है, 6 सीटें हैं, ठीक। वहीं बात करें पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद की, तो इसमें 5 सीटें हैं। कृषि में, तो कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी में 12 सीटें हैं। कृषि उद्यान में 10 सीटें हैं, और कृषि रसायन में आपकी कितनी सीटें हैं, 8 सीटें हैं, ठीक। और शस्य विज्ञान में देखिए अभी कोई सीटें इसमें दी नहीं गई हैं, आगे इसमें यूनिवर्सिटी अपने अनुसार सीट दे सकती है। बात करें आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन की, तो इसमें 10 सीटें देखने को मिल रही हैं। पादप रोग विज्ञान में 3 सीटें हैं। कीट विज्ञान में 3 सीटें हैं। कृषि अभियांत्रिकी में 2 सीटें हैं। रक्षा अध्ययन में 8 सीटें हैं। ललित कला में कोई सीट का ब्यौरा दिया नहीं गया है। मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, इसके अंतर्गत आपको कितनी सीट देखने को मिल रही है, पत्रकारिता में 5 सीटें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें पत्रकारिता एवं जनसंचार, तो इसमें भी कोई सीटें दी नहीं गई हैं। समाज कार्य में आपको कितनी सीटें देखने को मिल रही हैं, 39। वहीं अगर बात करें उर्दू की, तो उर्दू का भी कोई सीटों का ब्यौरा भी इसमें उपलब्ध नहीं है, ठीक। अब आगे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ समाज कार्य, IRPM पत्रकारिता, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास एवं दर्शन शास्त्र के उक्त विषय के आलोक में MA उपाधिधारी अब आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं इसमें देखने को मिल रही हैं, किसमें, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के अंतर्गत जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें 2 सीट देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे नोटिस लिखा हुआ है कि उपयुक्त सीट संख्या में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। देखिए मोटा मोटा ब्यौरा इन्होंने आपको दे दिया है कि इन सब्जेक्टों में इतनी सीटें हैं। वहीं देखिए कुछ सब्जेक्ट आपने ऐसे देखे जिनमें क्या है, सीट दी नहीं गई है ना, वो सीट खाली रखी हुई है। तो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी आगे चाहे इसको बढ़ा सकती है या ना बढ़ाए, इसका अधिकार किसके पास है, विश्वविद्यालय के पास है। अगर वो चाहे तो किसी सब्जेक्ट में क्या है और सीटें बढ़ा दे, अगर वो चाहे तो किसी सब्जेक्ट में घटा दे सीटें, है ना। तो इसका जो अधिकार है वो किसके पास है, आपके विश्वविद्यालय के पास। सीटें आपकी घट और बढ़ भी सकती हैं, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब देखिए शोध के लिए अर्हताएं, यानी कि PhD हेतु जब आप आवेदन करेंगे तो क्या क्या अर्हताएं रहेंगी। तो सबसे पहले यही है कि आपकी स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है कि 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्ष का सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम। तो इन्होंने सीधे लिखा है कि आपकी मास्टर कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज तो उन्होंने सेमेस्टर भी आपको दिखा दिए कैसे कैसे सेमेस्टर हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपके कितने अंक होने चाहिए, 55%। मास्टर में आपके कितने होने चाहिए, 55%। ये जो अंक हैं प्रतिशत, तो ये हर यूनिवर्सिटी में इतना ही मांगा गया है, ठीक है। चाहे आप नेट का भी फॉर्मेट देख लें, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको इतना प्रतिशत लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर हम बात करें
कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5 अंकों अथवा ग्रेड के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि यहाँ भी आपको क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति और क्या है ओबीसी कैटेगरी हो गई, है ना, पीएच कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, तो इन अभ्यर्थियों को क्या है, आपको 5 अंकों की या ग्रेड की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि जो अभ्यर्थी एमफिल किए हुए हैं, हालांकि अब एमफिल का प्रावधान हटा दिया गया है, लेकिन जिन्होंने एमफिल करके रखी हुई है, अगर उनके अंक 55% के साथ उत्तीर्ण किए हैं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, तो उनको भी क्या है, पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन दिया जाएगा, एमफिल वाले विद्यार्थियों को। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या एमए वाले स्टूडेंट जिन्होंने एमए की है, अभी उनका नेट क्लियर नहीं है, क्या वो प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि प्रावधान है। ठीक है, वहीं दूसरी बात हम आपको बता दें कि जिन विद्यार्थियों का नेट, सेट, जेआरएफ है, तो वो प्रवेश परीक्षा से क्या है, मुक्त हैं, प्रवेश परीक्षा से मुक्त हैं, यानी कि उन्हें कोई प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, उनका क्या है, इंटरव्यू होगा, है ना, इंटरव्यू या काउंसलिंग होगी, ये बात देखिए। लेकिन फिर भी हम आपको सजेशन देंगे कि जिन अभ्यर्थियों ने नेट किया हुआ है तो वो प्रवेश परीक्षा ज़रूर दें। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि आप देना चाहते हैं प्रवेश परीक्षा या नहीं। तो एमए वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनकी एमए हो गई है ना, तो वो क्या है, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप एंट्रेंस दे सकते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पे क्लियर हुई आपकी। वहीं दूसरी बात देखिए इन्होंने क्या कहा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं इससे संबद्ध विश्वविद्यालयों के स्थायी नियमित शिक्षक, ठीक है, लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे। यानी कि कोई शिक्षक हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी पीएचडी नहीं हुई है, तो अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो देखिए वो प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे, यानी कि वो अवमुक्त श्रेणी में आएंगे। जैसे कि जेआरएफ कैटेगरी के जितने स्टूडेंट हैं वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में ही आएंगे, है ना, उन्हें प्रवेश परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बात यहाँ पर ये क्लियर हुई। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए अगला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, अगला पॉइंट इन्होंने यही लिखा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर इत्यादि की जेआरएफ, नेट एवं गेट अथवा सेट जैसी परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, वो क्या है, विश्वविद्यालय की लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए जो आपकी शोध प्रवेश परीक्षा होगी तो उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उनके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो पीएचडी का पहला चरण स्टार्ट होगा। पहला चरण आपका क्या है, शोध परीक्षा, यानी कि कैसे आप क्या है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं, पहला चरण आपका ये है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी, यानी कि सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, जिसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य होगा। यानी कि अब देखिए क्वेश्चन क्या रहता है स्टूडेंट का कि जो पीएचडी का एग्ज़ाम है, ठीक है, पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। देखिए सीधी सी बात है, आप नेट क्लियर किए हुए हैं तो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपके नेट के समतुल्य होता है। ठीक है, ये नहीं कि आपके नेट के बराबर होगा, समान सिलेबस ही रहता है उसका। कोई सा भी सब्जेक्ट देख लीजिए जो नेट में पूछा जाएगा वही आपके पीएचडी एंट्रेंस में वो चीज़ पूछेंगे, है ना। हालांकि जो उसका लेवल होता है थोड़ा नेट से कम होता है, ठीक है, पर इतना भी कम नहीं होता है कि आप ये सोचो कि मास्टर के बेस पर नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। 2 प्रश्न पत्र होंगे, तो इसमें क्या है 50 आपके प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। ठीक है, यानी कि 2 नंबर के होंगे आपके। ठीक है, 2 नंबर के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपकी जो प्रश्न पत्र की परीक्षा अवधि होगी वो कितनी होगी, 1 घंटे की होगी।
ठीक है, 1 घंटे की होगी। वहीं अगर बात करें आपके द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो उसमें देखिए 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, ध्यान से देखिए 100 प्रश्न होंगे इसमें, और इनके जो अंक होंगे वो कितने होंगे, 200, 2 नंबर की, ठीक है, जो संबंधित विषय से होंगे। यानी कि जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है वो आपके विषय से संबंधित है। आप जिस विषय से संबंध रखते हैं, चाहे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, वो आपके विषय से संबंधित है। इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के अंक 2-2 होंगे, ठीक। तो कितना हुआ आपका, 200 अंक बराबर हुआ, ठीक है। इस प्रश्न पत्र की देखिए अवधि कितनी होगी, ये जो प्रश्न पत्र होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका 2 घंटे का, 2 घंटे का, ठीक है। फॉर्मेट याद रखना है आपको कि पहला प्रश्न पत्र 1 घंटे का है, 50 क्वेश्चन है, तो 100 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का है। द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं, ये भी 2 नंबर के अंक हैं इसमें, तो 200 नंबर का ये हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए एक और बात, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। वहीं बात करें कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इस परीक्षा में कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है कि प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा। इसमें जब आप भरोगे ना, तो ये देखिए इसमें कोई स्थान नहीं देंगे कि हम जैसे नेट में देते हैं ना, सिटी दे देते हैं कि हम इस सिटी से देंगे, नहीं। इसमें जो विश्वविद्यालय है वही खुद निर्धारित करेगा कि आपका एग्जाम किस परीक्षा केंद्र पर डाला जाए, ठीक। एक बात आपकी ये क्लियर हुई, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके जो 2 प्रश्न पत्र होंगे 300 नंबर के होंगे, पहला आपका 100 नंबर का है, दूसरा आपके 200 नंबर का है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या बात कही है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में प्रत्येक पेपर में 40% अंक पाना अनिवार्य होगा, किंतु दोनों प्रश्न पत्रों के पूर्णांकों का 50% अंक क्वालिफाई होगा। यानी कि कोशिश आप ये रखिए कि आपकी दोनों जो पेपर होंगे ना, आपके क्या है 50% तो आए दोनों में। इन्होंने सीधे लिखा है ना, अगर आप 50% नहीं ला पाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, है ना। तो कोशिश ये रखिए कि आप 55 तक का स्कोर कर ले जाएं, तभी आप फाइट में बने रह सकते हैं, ठीक। वहीं देखिए इन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, OBC, EWS एवं दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को कुल प्राप्तांक में 5% की अंकों की छूट होगी। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ भी देखिए आपको क्या है, जब आपकी रिजल्ट निकल के आएगा, जो पासिंग मार्क्स इसमें मांगे आपको 5% अंकों की क्या है छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। कितने अंकों की, 5%, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिए अब इन्होंने लिखा है कि प्रवेश परीक्षा में किन किन को छूट मिलेगी। तो सबसे पहले ये मैंने हालांकि आपको ऊपर बता दिया था, फिर भी एक बार बता दें कि ऐसे नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में पढ़ा रहे हों, अपना परिवीक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों, ठीक है, तो उनको क्या प्रवेश परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरे जो हैं विदेशी अभ्यर्थी हैं, NRI सहित जो समय समय पर केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि संबंधी बनाए गए नियमों एवं शर्तों से प्रभावित हों, ऐसे विद्यार्थी भी क्या है प्रवेश परीक्षा में क्या है इनको छूट मिलती है। वहीं मैंने आपको बताया कि वे सभी विद्यार्थी जिनका JRF, CSIR और ICAR, SLET, ठीक है, वहीं नेट और यूपी या भारत सरकार की अन्य केंद्रीय संस्थाओं द्वारा फेलोशिप हेतु किया गया हो, ठीक है, या उन्होंने फेलोशिप के नियम को पूर्ण करते हो, ऐसे अभ्यर्थी भी क्या है प्रवेश परीक्षा से उन्हें छूट प्राप्त होती है, उन्हें प्रवेश परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। वही बात इसमें लौट फिर के कही जा रही है, नेट में भी जिन अभ्यर्थियों का नेट है तो उन्हें भी कोई प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वहीं नौसेना, थल सेना अथवा वायुसेना में कर्नल एवं समतुल्य पद पर कम से कम 15 वर्ष तक सेवा कर चुके अधिकारी यदि PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए भी क्या है आपको प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए जितने भी इन्होंने अर्हताएं दी हैं, तो ये शोध प्रवेश परीक्षा से छूट संबंधी अर्हताएं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शोध अध्यादेश 2022 में वर्णित नियमों के आधार पर होगी, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ हमने बता दी। चलते हैं आगे कि इन्होंने आगे और क्या क्या नोटिस दिया है, ठीक है। अब देखिए आपका प्रवेश परीक्षा हो गया, ठीक है, आपको कितने मार्क्स लाने हैं वो भी हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए बात करें कि शोध में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण, पहला चरण तो वही था, अगर एंट्रेंस आप क्लियर कर लेते हैं तो आप द्वितीय चरण में
आ सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय चरण में देखिए क्या बात कही है इन्होंने कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण एवं प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को शोध प्रवेश हेतु द्वितीय चरण में साक्षात्कार मौखिकी में प्रस्तुत होना अनिवार्य होगा। मैंने आपसे कहा ना, देखिए किस किस को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, जिनका JRF है, नेट है, सेट है, गेट है, MPhil है, या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, PhD करना चाहते हैं वो, ठीक है, उन लोगों क्या है प्रवेश परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो उनका सीधा चयन किसमें होगा, इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए वो उपस्थित होंगे। ठीक है, और जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, ठीक है, उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो वो क्या है द्वितीय चरण में आ जाएंगे, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा मौखिकी साक्षात्कार, जो आपका इंटरव्यू होगा, इसमें देखिए साफ साफ लिखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपकी जो सिनॉप्सिस में आपकी सिनॉप्सिस भी मांगी जाएगी। ठीक है, में प्राप्त अंक ही शोध में प्रवेश हेतु चयन का आधार होगा। यानी कि अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपका क्या है प्रवेश आगे बढ़ेगा, यानी कि आप प्रवेश के लिए PhD प्रवेश के लिए चयनित हो जाते हैं, है ना। यही नहीं कि आपको सिर्फ अपना एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो आपका चयन हो गया, नहीं, आपको एक चरण और पार करना है जिसमें क्या आपका इंटरव्यू होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब बात करते हैं कि जिसकी, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे कैसे प्रक्रिया रहेगी उनके बारे में लिखा है। तो पहला इन्होंने क्या लिखा है कि शोध प्रवेश परीक्षा में सफल एवं प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय चरण हेतु जारी आवेदन पत्र को पूरित कर, अब देखिए द्वितीय चरण के लिए भी आपका आवेदन मांगा जाएगा। ध्यान से एक चीज़ आपको पढ़नी है, क्रमशः 500 रुपये आपके किस में मांगे जा रहे हैं, अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी है, जब द्वितीय चरण का जो फॉर्म भरेंगे आप तो आपकी 500 रुपये की फीस यहाँ कटेगी। वहीं बात करें जो SC ST कैटेगरी है, PH कैटेगरी है, उनके लिए क्या है 250 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा दूसरे चरण के आवेदन के लिए। ठीक है, एक बात आपको यहाँ क्लियर हुई। दूसरे में इन्होंने क्या लिखा है कि शोध प्रवेश परीक्षा में सफल एवं प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों, शोध प्रस्ताव की प्रति, मूल प्रति, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु CD पेन ड्राइव निर्धारित तिथि तक संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रस्तुतिकरण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि पर करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। सीधी सीधी बात इन्होंने ये कही है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, जो अभ्यर्थी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए हैं, ठीक है, या जो JRF कैटेगरी के हैं, नेट कैटेगरी के हैं, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो PhD हेतु इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने जो डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। ठीक है, अब देखिए सारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके आना है आपको हाई स्कूल की मार्कशीट है, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई आपकी, है ना, इंटर की मार्कशीट हो गई, वहीं ग्रेजुएशन मास्टर की मार्कशीट हो गई, डिग्री हो गई, प्लस आपके जो नेट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, JRF का सर्टिफिकेट है वो भी लाना है ना, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। अगर आप PH कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो PH कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लाना है। ठीक है, EWS कैटेगरी के हैं तो आप EWS का सर्टिफिकेट भी आपको लाना है, आपको ID कार्ड लाना है, फ़ोटोज़ भी आप लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए आप अपनी सिनॉप्सिस भी बना के लाएँ, और इन्होंने बताया हुआ है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु CD पेन ड्राइव, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको लेके आनी है। ठीक है, ये सारी बात। अब देखिए इन्होंने अगला पॉइंट क्या कहा है कि अभ्यर्थियों की 30 अंकों की मौखिकी, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा कितने अंकों का होगा, 30 अंकों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब सीधे इन्होंने लिखा है कि इन अंकों के आधार पर क्या है अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। इसी क्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो गई, यानी कि जो जो अभ्यर्थी क्या है साक्षात्कार को पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है, अगर वो इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं तो वही क्या है आपके PhD हेतु सफल माने जाएंगे, तो उनका क्या है चयन होगा। ठीक, एक आपको ये क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट देखिए इन्होंने क्या लिखा है, द्वितीय चरण में सफल अभ्यर्थियों को संवर्गवार मेरिट
सूची तैयार करके विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जिन जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट होगा मेरिट के अनुसार क्या है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देखिए इन्होंने क्या, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या रखा है कि प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश, यानी कि आपको कैसे पीएचडी के आवेदन करने हैं। तो प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in, ठीक है, या तो ये वेबसाइट या फिर ये वेबसाइट आपको दी हुई है mgkvp phd admission डॉट तो समर्थ एजुकेशन .in पर आपके क्या है जो निर्देश हैं उसको पढ़कर आपको क्या है आवेदन करनी है। दो ये आपकी वेबसाइट दी गई हैं, पहली तो ये है, दूसरी ये है, इस पे क्या है आपको आवेदन करना है। ठीक है, ध्यान से भरना, अगर कोई गलती होती है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। पहले इन्होंने लिख दिया है कि आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है, द्वितीय जो इन्होंने बिंदु रखा है वो क्या है कि प्रत्येक संवर्ग यानी कि प्रत्येक श्रेणी के लिए कोड निर्धारित किए गए हैं, निर्देशानुसार आवेदन पत्र को सावधानी के साथ भरा जाना है, इसमें की गई त्रुटि अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको सीट बता रही थी कि अंग्रेजी में इतनी है, संस्कृत में ये सीटें हैं, तो आपने कोड भी देख रहे होंगे, बीच में कोड भी लिखा था, तो अब वो कोड ध्यान से देख के भरें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो तो सब्जेक्ट का कोड हो गया, लेकिन कैटेगरी वाइज भी क्या है इन्होंने कोड रखे हैं, तो वो कोड भी आप क्या है आप ध्यान से भरेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। आगे इन्होंने क्या कहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व, देखिए सीधे सीधे बात इन्होंने ये कही है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो आपकी जो फ़ोटो हो वो नवीन हो, यानी कि नई हो, पुरानी कोई फ़ोटो ना हो, प्लस आपके जो भी प्रमाण पत्र हों, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, है ना, तो ये आपके सारे नए हों, पुराने ना हों। ठीक है, जब वो आपका आवेदन पत्र भर जाए तो उसकी एक क्या है PDF अपने पेन ड्राइव में सेव कर लें या फिर CD में सुरक्षित रख लें। ठीक है, उसके साथ ही क्या है आप उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा इन्होंने सीधी बात ये कही है कि अब अगर किसी अभ्यर्थी प्रवेश हेतु किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी स्टूडेंट का ने अगर फीस काट दी है और उसका फॉर्म आगे कट गई है फीस, ठीक है, लेकिन उसका फॉर्म में कोई कमी हो रही है, फॉर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की नहीं होगी, वो उन्हें जो अनुदान है नहीं मिलेगा। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक, इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बात कही है कि प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट, जो आपको वेबसाइट दी हुई है www.mgkvp.ac.in, ठीक है, या इसके अतिरिक्त देखिए ये वेबसाइट भी दी गई हुई है। यहाँ पर क्या है आपका जो प्रवेश पत्र है 3 दिन पहले दे दिया जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जो आपका प्रवेश पत्र है वो 3 दिन पहले दे दिया जाएगा। ठीक, इसके साथ इन्होंने लिखा है कि प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एक शपथ पत्र अनिवार्यतः जमा करना होगा। अब इन्होंने आगे की बात बताई है, जो आपका फॉर्म भर गया, आपका एंट्रेंस हो गया, ठीक है, अब आगे की क्या क्या प्रक्रिया रहेगी वो सारी चीज़ें। दूसरी बात इन्होंने लिखा है कि यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाती है और उसे प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया जाता है जिसे प्रवेश परीक्षा में बैठने का अधिकार ना हो या वह अर्ह ना हो, तो किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र ना हो, तो विश्वविद्यालय का अधिकार होगा कि वह उसकी परीक्षा में बैठने की अनुमति अथवा उसके परीक्षा पर को निरस्त कर दे। देखिए सीधी बात लिखी है कि अगर आपकी जगह, जैसे कई जगह फ्रॉड चल रहा है ना, कि जैसे आपके नाम से फॉर्म भरा गया है, ठीक है, तो दूसरा कोई पेपर देने आए, अगर वो पकड़ा जाता है तो कार्रवाई होगी।
ठीक है। अगर आपके प्रवेश पत्र में कुछ गलती पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जो आप आवेदन में भरेंगे वही आपके प्रवेश पत्र में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहीं देखें, काउंसलिंग के समय अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र तथा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। वही बात मैंने आपको कही, जो अभ्यर्थी क्या है प्रवेश परीक्षा देंगे तो उनका जो रिजल्ट निकलेगा ना, तो उसकी आप फोटोकॉपी करा के रखिए, उसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं शोधार्थियों हेतु यानी कि विश्वविद्यालय जैसे नियम बनाता है, ठीक है, शोध के लिए, तो उन्हें इस चीज़ का पालन करना होगा। ये तो हो गई आपको कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी शर्तें नियम, ठीक है, अर्हताएं। अब बात करते हैं किन किन लोगों को आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन किन किन लोगों को मिलेगा। तो देख लेते हैं एक बार आरक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सीधे सीधे लिखा है कि आरक्षण वर्ग यानी कि प्रवेश के समय राज्य सरकार की अद्यतन नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लिए आरक्षण दिया होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि आपकी ओबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई, पीएच हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इन लोगों को क्या है आरक्षण मिलेगा। लेकिन देखिए आरक्षण मिलेगा तो आपको सर्टिफिकेट भी तो जमा करना होगा। देखिए जिनके सर्टिफिकेट पुराने हैं वो अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लें, है ना, क्योंकि ज़्यादा पुराने ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिन जिन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पुराने हैं वो अपने सर्टिफिकेट को क्या है रिन्यू करा लें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। वहीं एक और बात आपको हम बता दें, जैसे कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में, इसके कई यूनिवर्सिटी जैसे सीधे सीधे नियम है, आप अदर स्टेट के हो और आप किसी दूसरे स्टेट में यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हो तो आप जनरल कैटेगरी में ही लिए जाओगे, ये बात तो आपको पता होगी। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि आरक्षण सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, ठीक है। ये सारी बातें, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और आप अनुसूचित जाति में आ रहे हैं या पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या है जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये चीज़ आपको पता होगी, फिर भी हमने आपको क्या है रिवाइज करा दिया है। सीधे सीधे इन्होंने लिखा है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। महिला अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्गत होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए 1 जुलाई 2022 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, केवल नवीन निर्धारित प्रमाण पत्र के प्रारूप पर प्रमाण पत्र जमा करना स्वीकार है। मैंने वही बात कही है, आपके प्रमाण पत्र ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो डेट देख लीजिए, 1 जुलाई 2022 से पूर्व का आपका कोई भी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी प्रवेश के समय वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उन्हें जो 2024 का ही क्या है सर्टिफिकेट देना है, पहले का नहीं देना है। ये सारी बातें, ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें आपके कोड दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया था एक तो सब्जेक्ट वाइज कोड था कि आपका अंग्रेजी का कोड क्या है, वो कोड भी आपको ध्यान से भरना है। जब आप सब्जेक्ट भरेंगे तो शायद कोड भी पूछा जाएगा, तो कोड आप ध्यान से भरें। दूसरा कोड ये है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज में देखिए जो आपका जनरल कैटेगरी है वो किस में आएगी, आपके कोड की संख्या क्या है 1, ठीक है। अन्य पिछड़ी जातियाँ 2 में आएंगी। वहीं बात करें अनुसूचित जाति की तो इनका कोड नंबर 3 है, अनुसूचित जनजाति 4 और आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ड कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस है वो कौन सी कोड आएगा उनका 5। तो अपने कोड ध्यान से भरने हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बाद में फिर दिक्कत होती है तो कोई भी त्रुटि आपको करनी नहीं है। वहीं देखिए इसमें वही बात दी गई है कि और कौन कौन सी रिजर्वेशन हैं जो पीएच कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए क्या है यहाँ पे आपको आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं है ना, तो उन लोगों के लिए भी क्या है
5% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक तालिका बना के दी है कि कौन कौन से स्टूडेंट को छूट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि पिताजी क्या है सैनिक रहे हों उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप देख लीजिए, जैसे विधवा तलाकशुदा महिला को भी यहाँ पे छूट है। तो ये सारी चीज़ें ठीक। इसके साथ देखिए अगला हम बात करें शोध पंजीकरण प्रक्रिया। तो अब देखिए द्वितीय चरण में सफल अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक सत्यापन हेतु विभागाध्यक्ष संकायाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होना। सत्यापन के पश्चात विभागाध्यक्ष, यानी कि सीधी सीधी बात इन्होंने ये कही है, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद क्या आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, तो तब आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट तो आपको इंटरव्यू पे भी ले आने हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, जब आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा तो शोध प्रवेश शुल्क यानी कोर्स वर्क जमा करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। ये जो नोटिस है आपके कोर्स वर्क से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने लिखा है कि यदि अभ्यर्थी जो कोर्स वर्क की जितनी भी फीस है उसको 3 सप्ताह के भीतर जमा कर देता है तो उसका पंजीकरण हो जाएगा। शुल्क जमा करने की तिथि से वह पंजीकृत माना जाएगा। उक्त अवधि के अंदर यदि शोधार्थी शुल्क जमा नहीं करता तो उसके प्रवेश की अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी। यानी कि जो आपका कोर्स वर्क है, पीएचडी कोर्स वर्क की फीस अगर आप सबमिट नहीं करते हैं टाइम पर तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने क्या रखा है कि शोध प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात विद्यार्थी कोर्स वर्क के लिए अधिकृत हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन उसकी फीस जमा हो गई तो उसका समझ लीजिए उसका पीएचडी कोर्स वर्क में उसका नाम अंकित हो गया है। ठीक है, वो पूरी तरह से क्या है पीएचडी में एनरोल हो गया है। ठीक है, तो ये बात है। वह अपना शोध प्रारूप संबंधित विषयों के विषय की शोध समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु निर्देशक की संस्तुति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र वांछित विवरणों के 10 प्रतियों के संबंधित विभागाध्यक्ष संकायाध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो जब कोर्स वर्क होता है उसके समय क्या क्या प्रक्रिया रहती है उसके बारे में ये सारी सूचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है, अगला पॉइंट देखें कि 6 माह के कोर्स वर्क के लिए अलग से शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, तो ये सारी जो गतिविधि है जो आपका कोर्स वर्क है उससे संबंधित ये सूचनाएं हैं। ठीक, उसके साथ ही आपके पंजीकरण में कौन कौन कैसे फीस जमा होगी वो आगे का जो फॉर्मेट है ये आपको दे देंगे। बात करें कि कोर्स वर्क संबंधी आवश्यक निर्देश। अब आप देखिए कोर्स वर्क संबंध में कौन कौन से आपको कार्य करने हैं, है ना, क्या क्या नियम रहने वाले हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालय संस्थान निदेशक प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन विषयों के पीएचडी कोर्स वर्क का संचालन उनके अध्ययन केंद्र पर किया जाना है उन विषयों से संबंधित शिक्षकों की कोर्स वर्क से सुचारू संचालन में संलग्नता उनका अकादमिक कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें मतलब जिन विश्वविद्यालय अगर किसी संस्थान को कह रहा है कि इस विषय संबंधित क्लासेस क्या है कोर्स वर्क की आप लेंगे तो उसका उत्तरदायित्व क्या है उस संस्थान का होगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो आपको कोर्स वर्क में क्या है अध्ययन कराया जाएगा कि पीएचडी कैसे करते हैं, कैसे आपकी मेथोडोलॉजी अपनानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है आपको कोर्स वर्क में बताई जाती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आवश्यकता अनुसार अवकाश के दिनों में भी कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है विश्वविद्यालय के अर्हताओं पर आधारित होंगी। ठीक है, तो दूसरा बात इन्होंने ये लिखा है कि कंप्यूटर प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपस्थिति पंजिका पर उपयुक्त अवधि में शोधार्थी का हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। यानी कि आपकी लाइब्रेरी में प्लस आप जब कोर्स वर्क में क्लासेस लोगे तो वहाँ पे क्या है आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तभी क्या है आपके प्रेजेंट मानी जाएगी। एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर हुई। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक अवधि के लिए अलग अलग उपस्थित पंजिकाएं तैयार की जाएंगी। ठीक है, तो अब बात करें कि कोर्स वर्क, तो उन्होंने क्या लिखा है कि कोर्स वर्क में क्या किया जाएगा, तो ये देख लीजिए एक बार
कि 6 माह के लिए क्या है कोर्स वर्क का कार्य चलता है, ठीक है, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाएगी, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या होती हैं, शोध से संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों के पुनरीक्षण की तैयारी कराई जाएगी। यानी कि 6 माह की जो आपकी क्लास होंगी कोर्स वर्क में, तो आपको क्या दिखाया जाएगा इसमें, पहले तो आपको देखिए कंप्यूटर के विषय में पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर की जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, रिसर्च से संबंधित कौन सी एप्लीकेशंस हैं, ठीक, रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन कौन सी मेथोडोलॉजी के साथ आपको रिसर्च करनी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए शोध से संबंधित क्षेत्र में जो पुस्तकें हैं उसको हमें कैसे पुनरीक्षित करना है, कैसे उनको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें क्या है आप कोर्स वर्क में पढ़ाई जाती हैं, ठीक। इसके साथ ही देखिए बात करें कि कोर्स वर्क की समय सारणी, अध्ययन, अध्यापन, निरंतर मूल्यांकन तथा आंतरिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो आपका कोर्स वर्क चलेगा इसके मध्य क्या है आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। एग्ज़ाम इन द सेंस कि इसमें बात यह है कि 6 माह का वो कोर्स वर्क चलेगा, तो इसमें क्या है आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा कि आपने कितना सीखा, तो आपको उसको भी क्वालिफाई करना है, ठीक। वहीं इन्होंने बात सीधे सीधे कही है कि आपकी 75% उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि आपकी कितनी उपस्थिति होनी चाहिए 75%, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे देखिए, अगर किसी परिस्थितिवश आपकी उपस्थिति इतनी नहीं हो पा रही है तो इसमें कुछ नियम भी दिए हुए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सीधे सीधे उन्होंने लिखा है अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो इसका प्रावधान यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, तो जैसी जिसकी परिस्थिति रहती है, जैसे कोई बीमार हो गया है ना, अदर कोई भी परिस्थिति रही तो जो उनकी उपस्थिति है, जो आपके कोऑर्डिनेटर होंगे वो इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ क्या है यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब इसमें सीधे लिख दिया है कि केंद्र संचालन संबंधी समस्त आवश्यक प्रपत्रों का नमूना विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो समय समय पर शासन विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित नियम शोधार्थियों पर लागू होंगे। तो देखिए आज की जो वीडियो थी इसमें हमने जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से जो पीएचडी हेतु जो फॉर्मेट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त हुआ है, कैसे आपको फॉर्म भरना है ना, किन किन सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और किन किन लोगों को आरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है, कोर्स वर्क में कैसे क्लासेस लगेंगे, कितनी उपस्थिति मान्य होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है इस क्लास में बताने की कोशिश की गई है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, भरपूर कोशिश की गई है कि आपको समझ में आए सारी चीज़ें, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे कोई भी इस विश्वविद्यालय संबंधित कोई भी पीएचडी संबंधी कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो हम आपको समय समय पर क्या है उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।